मौजूदा दिन, मौजूदा लम्हा। उमर हयात अपनी जगह पे साकिन खड़ा उसे देख रहा था। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। अपने शौहर की किसी तारीफ पे वो सुर्ख हो रही थी। उसी लम्हे सफ़ीर का फ़ोन बजा था। आवाज़ों का मसला था। उसका शौहर उसे इशारे से ज़रूरी कॉल कहता अपनी जगह से उठ गया था। महर मुस्कुराते हुए पलक झपका कर उसे तसल्ली देते हुए उसे जाते देखती रही थी। उमर ने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। वो छोटे छोटे कदम लेता उससे करीब आ रुका। उसी लम्हे मेहरमा ने भी उसे देखा। आज कुछ था जो उमर हयात की आंखों में बदला हुआ था। कोई पट्टी थी जो उतर चुकी थी। एक लम्हे को मेहरमा टटकी थी, फिर अगले ही लम्हे संभल भी गई थी। हेलो उमर वहाजान, वो जताती मुस्कुराहट के साथ बोली थी। उमर मुस्कुरा भी न सका। हेलो मेहरमा गयासुद्दीन, वो बेतासुर लहजे में बोला था। हकीकत वो दोनों जान चुके थे। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उमर आहिस्तगी से उसके सामने कुर्सी पे बैठा। चंद पल वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मेहर ने उस खामोशी को तोड़ा था। क्या मैं मान लूं कि तुम अब भी वो सब कुछ नहीं जानते? वो उसकी आंखों में देखती किस सिठाई से पूछ रही थी। उमर चंद पल कुछ कहना ही ना सका। क्या तुमने जज साहब? वो बाकी के अल्फाज नहीं कह सका। कहना मुश्किल था। महर उसकी बात पे चुप सी हो गई। फिर एकदम उसकी आंखों में अफसोस सा उभरा। चेहरे पे दुख फैला। उसकी आंखों के किनारे नम हुए। मैं ऐसा नहीं चाहती थी उमर, वो बोली तो उसके लहजे में दुख था। मैं मजबूर थी, बहुत ज़्यादा मजबूर, वो आसूरदगी से कह रही थी। और उमर जैसे उसके इंकशाफ पे गुंग हो गया था। आसपास दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में कर्व उतरा था। काश वो उठकर उसका गला दबा सकता। वो हाथ की मुट्ठी भींचे उसे सुने क्या। वो कही गई, तुमने जंगल देखा है उमर? वो उसकी आंखों में देखती अजीब लहजे में कह रही थी। जंगल में कई जानवर और परिंदे होते हैं, छोटे बड़े अदना आला, वो सब साथ रहते हैं। कभी लड़ते हैं, कभी मरते हैं, एक दूसरे को खा लेते हैं, नोच लेते हैं, लेकिन वो साथ रहते हैं। कोई एक दूसरे को निकाल नहीं देता। लेकिन एक परिंदा है जिसे जंगल से निकाल दिया गया। देश निकाला, समझते हो? उमर बस अपनी आंखों में तपिश लिए उसे देखे क्या। वो कहती रही, जब उससे जंगल से निकाला गया तो गिद्धों ने आबादी का रुख किया। गिद्ध जानवर को छोड़ इंसानों का मुर्दार गोश्त खाने लगे। हर तरह का, छोटा बड़ा मुर्दार हलाल, हर तरह का गोश्त। तुम्हें लगता है ये गिद्धों की सफाकी थी? नहीं उमर, ये गिद्धों की मजबूरी थी। वो जोर देकर बोली, वो मजबूर थे। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बस गिद्ध हूँ जिसे कभी अपना समझा ही नहीं गया। जिसने सुल्तान मंजिल के जंगल में जिंदगी के 29 साल गुजार दिए, लेकिन किसी ने उसे कबूल नहीं किया। अब मैं अगर कित बनकर मुर्दार खाने लग गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसी लम्हे सफ़ीर उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उसकी कॉल लंबी हो गई थी, लेकिन वो उनसे 2 मील दूर था। जब किसी जानने वाले ने उसे रोक लिया, उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। एक सख्त नज़र मेहरमा पे डाली और कहना शुरू किया, तुमने मेरा वक्त खाया मेहरमा। उमर उसको देखकर बोल रहा था, मेरे रिश्ते, मेरे पैसे, मेरा हक, मेरी अयाशी, तुमने सब खाया। एक जिंदगी थी जो तुमने मेरी जगह गुजारी और अब। उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, अब वक्त है कि तुम हिसाब दो। सफ़ीर को किसी जानने वाले ने रोक रखा था। उसकी नसें बेचैन सी थीं। वो जल्द अज जल्द यहाँ आना चाहता था। उमर अब भी कह रहा था, मैं उमर हयात आज तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुमसे हिसाब लूँगा। मैं तुम्हारी गर्दन में ऐसा फंदा लगाऊंगा कि तुम खुद पे कस दोगी। इतना अरसा मैं तुम्हें समझ नहीं पाया क्योंकि मैं विक्टिम बन रहा था। लेकिन आज और अभी से उमर हयात कहानी का विलन है, याद रखना। मेहरमा आबरू ऊपर खींचे उसे देख रही थी। अब कहानी में असल मजा आने लगा था। तुम्हें ये तो पता है कि गिद्धों को कबूल नहीं किया गया, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि इन गिद्धों को क्यों कबूल नहीं किया गया? महर के चेहरे पे उलझन उभरी। उमर कहता रहा, गिद्ध खरीस थे, वो खाते थे और बहुत खाते थे, हलाल हराम मुर्दार सब खाते थे, लेकिन फिर भी उनका हिर्स नहीं मुड़ता था। यहाँ तक कि उनके मुंह से उनका खाया कै की सूरत निकल आता था। हाजमा खराब हो जाता था, लेकिन वो फिर भी खाते थे क्योंकि गिद्ध हरीस थे। वो इतना खाकर कह कर करके पागल होने लगे थे। सारी सारी रात गिद्ध सोते नहीं थे। उनका हिर्स, उनका हसद उन्हें सोने नहीं देता था। गिद्धों को निकाला जाना जुल्म नहीं, जंगल की सफाई थी। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला था, तुमने बहुत मुर्दार खाया होगा, बहुत गोश्त के टुकड़े हलक से अंदर उतारे होंगे,
लेकिन मैं गोश्त का वो टुकड़ा हूँ जो 7 पानियों से भी नहीं निकलेगा। मैं तुम्हारे हलक में अटक जाऊंगा, इस तरह कि तुम्हारी सांस बंद होने लगेगी। अगर तुम घित हो तो मैं तुमसे बड़ा घित हूँ। शायद तुम भूल रही हो मेहरमा, हम दोनों एक हैं। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं। हमारे अंदर एक जैसा शर है। फर्क बस ये है कि मैंने अपने शर पे काबू पा रखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल घित कौन है। मेहरमा कुछ नहीं बोली। वो बस महसूस से उसे देख रही थी। तुम फेरी टेल्स देखते हो उमर? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। उमर आंखों में तेज लिए उसे देख रहा था। नहीं देखते होगे, है ना? मेहरमा ने इजाफा किया। मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और पता है क्या, मुझे फेरी टेल से हमेशा वो लोग पसंद थे जो ईविल थे। मुझे वो जादूगरनी पसंद थी जिसे रपुंज़ल को कैद कर लिया था। कुछ अरसा ही सही, लेकिन वो खूबसूरत जिंदगी गुजारती रही थी। मुझे वो सुतीली माँ पसंद थी जिसे शहजादी को महल से दरबदर कर दिया। चाहे कुछ अरसा ही सही, लेकिन शहजादी ने ठोकरें तो खाई ना। मुझे हर पूरा किरदार पसंद है। मुझे हर वो इंसान पसंद है जो अपना हक, अपनी मोहब्बत छीन लेता है। और रही बात बदले की, इंतकाम की, तो वो तुम मुझसे नहीं ले सकते उमर। तुम्हारे पास एक वाहिद चीज, वाहिद रिश्ता हाले है। और तुम देखना, मैं उसे तुमसे किस तरह अलग करूंगी। ना तुम कहानी के शहजादे हो ना विक्टिम। अब तुम कहानी के देव हो, और देवों की जान हमेशा एक नन्ही चिड़िया में होती है। मैं उस चिड़िया की मालिक हूँ। तुम देखना उमर, मैं तुम्हारे बख्श से तुम्हारी आखिरी मोहब्बत कैसे खरोच कर मिटाती हूँ। सफ़ीर करीब आ चुका था। उमर खामोश हो खड़ा रहा, सपाट सर्द आंखों से उसे देखता हुआ। तुम मेरी बीवी से क्या बात कर रहे हो? उसका लहजा सख्त था, मशकूक सा। उमर अब के सफ़ीर की जाने मुड़ा, चेहरा हत्तल लामकान बेतासुर रखा। चंद सानिए सफ़ीर को घूरता रहा और फिर मुड़ गया। वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब था, शायद हर्ट भी। वो मुड़ गया तो सफ़ीर ने धुंधी से मेहरमा को देखा। तुम्हें यही आदमी मिला था बात करने को? उसका लहजा सख्त था। मैं उससे बस हाल के बारे में बात कर रही थी। आपको बुरा लगा? हल्की आवाज़ में पूछ रही थी। सफ़ीर नर्म पड़ा और घूमकर अपनी जगह पर आ बैठा। छोड़ो उसे। तुम बताओ खाना कैसा है? उससे बात बदल दी थी। मेहरमा अब उससे कुछ कह रही थी। सफ़ीर सुन रहा था, या फिर शायद नहीं। सच तो ये था कि उमर को देखकर आज भी उसके दिल के जख्म हरे हो जाते थे। शायद वो वाकई हाले से मोहब्बत करता था, क्या पता। उमर हयात के बंगले पे रात उतर आई थी। लॉन्ज में अब तक आवाज़ें आ रही थीं। हसन अपनी साबका जगह पे परचुमान था। नफीसा हयात का फेवरेट बच्चा लैल जाने की तैयारी में खड़ी थी, और अब हारून से मिन्नत कर रही थी कि वो उसे घर छोड़ाए। हाले किचन में थी, कॉफ़ी बनाती हुई। हारून, क्या तकलीफ है तुम्हें? छोड़ो ना मुझे। लैल सख्त कोफ्त सदा थी। हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज नहीं। मैंने जो तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी, पहले उसकी तारीफ करो। अजीब जिद थी भाई। तुम उठ रहे हो या मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं? वो सबसे पूछ रही थी। तुम मुझ पे हाथ उठाओगी तो क्या मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? तुम औरत पे हाथ उठाओगे? लैल को यहाँ आकर सदमा ही तो लगा था। हारून मुस्कुराया था। मैं औरत पे ब्रश उठाऊंगा और ऐसे भयानक तरीके से तुम्हारा चेहरा पेंट करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। लैल का सांस जैसे सीने में अटक गया। उसकी हसीन अरबी आंखें। उससे फौरन पैंतरा बदला था। तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो हारून। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर हो। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। उम्र में ना, हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरी फैन लिस्ट में सबसे बड़ी उम्र की औरत हो। और बस, यहाँ लैल सिकंदर की बस हो चुकी थी। वो अपना बैग झपटते हुए उठी थी। हारून पे जानू में जौ वाली नजर डाली और आगे बढ़ गई। हारून भी उठ खड़ा हुआ था और मुस्कुराते हुए उसके पीछे गया था। अब वो सारा रास्ता उससे लड़ते हुए जाएगी, वो जानता था। लेकिन वो भी क्या करे। जो सुकून लैल को तपा कर मिलता था, वो कहीं और नहीं था। वो चले गए तो लॉन्च खाली हो गया। नफीसा भी उठकर अपने कमरे में चली गई थी। हसन को हाले ने बुला लिया था। वो किचन में खड़ी हसन से उसके कॉलेज के मुतालिक कोई बात कर रही थी, जब उमर अंदर जाता दिखाई दिया। उससे जाते जाते एक नज़र हाले को देखा और फिर उसी तरफ आ गया था। उसकी रंगत नुचड़ी हुई थी, चेहरा अजीब था। साफ जाहिर था वो डिस्टर्ब है। वो किचन में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उमर नामहसूस अंदाज से बाहर निकल गया था। उमर ने हाले को देखा। क्या वो उसे बता दे? क्या वो यकीन कर लेगी? क्या उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए? उससे गला धर किया, कहने को अल्फाज जमा किए। अगर मैं किसी दिन कोई ऐसी बात कह दूं जिसे आपने अपने वहमो गुमान में ना सोचा हो, तो क्या आप मेरा इतबार करेंगी?
वो बड़े दिनों बाद आज फिर से आप कह रहा था। अल्फाज जोड़ जोड़ कर उसकी आंखों में देखकर सवाल करता, ये उसका उमर था? हाँ, ये वही था। हाले ने बाजू सीने पे बांध कर उसे देखा था। तुम खुद को देखो उमर, तुम हमारा माजी देखो और फिर मुझसे सवाल करो कि मैं क्या करूंगी। वो उसको देखते हुए बोली थी। मुझे माफ़ कर दो हाले, मैं आज अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन अब मैं अपने अमल पे शर्मिंदा हूँ। क्या हम एक दूसरे को मौका नहीं दे सकते? वो आज मुख्तलिफ लग रहा था। वो उसे रोक रहा था, शायद खौफज़दा था। मुझे जाने दो उमर, हम दोनों के हक में यही बेहतर होगा। तलाक एक ना एक दिन होनी ही है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी तलाक हो जाए। उमर ने नागवारी से टोका था। हाले मुस्कुराई थी, जियत से, कर्ब से। क्यों उमर, हमारी तलाक क्यों नहीं होगी? बिकॉज आई एम द वुमन यू लव विद ऑल योर हार्ट। या फिर तुम मेरे साथ जीना चाहते हो, लेकिन तुम तो कहते हो कि इनमें से एक बात मजाक थी और एक बाबा की ख्वाहिश। उमर का सर झुका था, उसे पेशमानी हुई। हाले तकलीफ से कह रही थी, तुम कहते हो तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें जो सिखाया वो सही था और तुम वैसा ही करोगे। अब तुम अपने अमल पे माफ़ी भी मांग रहे हो। तुम चाहते हो मैं तुम पे इतबार करूं, लेकिन तुम खुद ऐसा नहीं करना चाहते। तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं है उमर, तुम झूठे हो। तुम अंदर से एक शक्की आदमी हो। तुम एक सेल्फ ऑब्सेस आदमी हो जिसे लगता है उसे सब पता होता है। ना हाली की आवाज़ ऊंची थी, ना उसमें तंज था। फिर भी उमर को उसकी बातें जवाब जैसी लगी थी। तुम आज कहीं से हमारी कहानी का कोई नया सच जान कर आए हो, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे। बात ये नहीं कि मैं तुम पे इतबार नहीं करती, बात यह है कि तुम। वो आगे आई, उमर के सीने पे उंगली से दस्तक दी। तुम मुझ पे इतबार नहीं करते, वरना मैं तो वही हूँ जिसे आधी रात में तुमने कहा था मैं जीना चाहता हूँ, और मैंने इतबार कर लिया था। उमर ने एक झटके से गर्दन उठाकर उसको देखा था। उसकी आखिरी बात में कुछ था कि टटका जाए, कुछ ऐसा कि वो सच्ची लगे। वो अब भी उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में अपनी नम होती आंखें गाड़े हुए। उनमें तकलीफ थी, वाजिया तकलीफ। तुम चाहते हो मैं यहाँ रहूं, लेकिन तुम पूरा एक माह कहाँ थे उमर? तुम बस अपना सोचते हो। आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम रोक रहे हो, वरना हाले को छोड़ देना तो हमेशा तुम्हारे लिए एहसान रहा है। वो बोलकर रुकी नहीं थी, शायद उसे अपने आंसुओं के बह जाने का डर था। पीछे उमर तही दामन खड़ा रह गया। पुलिस वाला अगर इतबार कर ले तो मेरी मौत मरे। याकूत मिर्जा का कमरा आज खामोश सा था। नरमीन आज नूर के साथ थी, शायद वो थोड़ी देर तक उसे छोड़ने आ भी जाता। याकूत मिर्जा आईने के सामने खड़ा अपने बालों में स्प्रे कर रहा था। वो काफ़ी बदला हुआ सा था, उसके चेहरे पे बेचैनी सी थी, संजीदगी भी। शायद कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसे मिल नहीं पा रहे थे। वो तैयार होकर लाउंज में आया। सोफों पे उसके दोस्त बैठे थे, दीवार की टीवी पे खबर चल रही थी। नासवाबाद से खबर शामिल करते चले। इत्तला मिली है कि नासवाबाद से लापता होने वाली इकरा खालिद की ज्यादतीशुदा लाश पुलिस को मिल गई है। बताया जा रहा है इकरा के साथ मोतद अफराद ने। याकूत ने आगे बढ़कर रिमोट की मदद से रिपोर्टर की आवाज़ का गला घोंट दिया। उसका चेहरा अब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो डरा हुआ गिल्टी सा लगता था। उसे अब लगता था जो उसने किया है वो गुनाह है। बंद क्यों कर दिया याकूत? सुनने तो देते, आखिर वो बेगैरत लोग पकड़े भी गए या नहीं? उसकी एक दोस्त बोली थी। याकूत एक सिंगल सोफे पर आकर बैठा, हाथ नामहसूस अंदाज से बाजों को खुजा रहा था और कभी गर्दन। आसपास हंसीरों की बू फैलने लगी थी। जिस्म से चिपका नादीदा चीचक अब नजर आने लगा था। क्या बेगैरत है वो, हाँ? और वो लड़की, उसकी कोई गलती नहीं। क्यों निकली थी शाम में घर से? वो चढ़ थोड़ा था। पास बैठे शान ने अफसोस से उसको देखा। याकूत, तुम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो। और वो लड़की अपने बाप की दवाई लेने निकली थी। उसका बाप एक बेटा नहीं पैदा कर सका था जो आधी रात के वक्त उसकी दवाई लेकर आता और रेप ना होता। वो तलखी से बोला। याकूत को बेख्तियार अपने आसपास ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। बेटा होता भी तो क्या हो जाता? अब की नवीद बोला था। क्या लड़के रेप नहीं हो रहे? हमजा मतीन का केस भूल रहे हो तुम? एक हफ्ता पहले उसको इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। रेपिस्ट जेंडर नहीं देखते। याकूत ने मुर्दा आंखों से उन्हें देखा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो जिसे गुनाह मान ही नहीं रहा था, आज वही अमल गले का फंदा बनने लगा था। ऐसा भी तो हो सकता है उसने ये सब किसी मजबूरी में किया हो। याकूत की अलग से फंसी फंसी आवाज़ निकली थी। उसे लग रहा था वहां बैठे तमाम लोग उस पर हंस रहे हों जैसे। रेप कभी भी मजबूरी नहीं होता याकूत। रेप एक बीमार दिमाग करता है,
एक ऐसा दिमाग जिसे मर्द, औरत, इंसान, जानवर से फर्क नहीं पड़ता। नोवीन कह रही थी और याकूत दम साधे उसको सुनी गया। जो लोग कहते हैं रेप मर्द ने किया, गलत कहते हैं। कोई भी मर्द या औरत रेप नहीं करती। कोई हवस रेप नहीं करती। रेप एक बीमार दिमाग करता है, जिसे कब्र में लेटी औरत से भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे नौसायदा बच्ची से भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे अपने जैसे जिस्मानी हदो-हाल रखने वाले इंसान से भी फर्क नहीं पड़ता। रेपिस्ट एक खंजीर जैसा होता है। जिस तरह खंजीर अपना फजला खुद खा जाता है, बिल्कुल उसी तरह रेपिस्ट मर्द को भी रेप करता है। वो बोलकर खामोश हुई तो शान ने बोलना शुरू किया। कोई याकूत को नहीं देख रहा था। कोई ये नहीं देख रहा था कि वो लफ्ज़ों के जहर से सब्ज पड़ रहा है। शान कह रहा था। तुम जानते हो याकूत, रेप किस तरह पूरा खानदान तोड़ देता है। रेप कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इस जुर्म में एक विक्टिम नहीं होता, बल्कि सारा खानदान, सारा सर्कल विक्टिम बन जाता है। लड़की का घर, खानदान, दोस्त सब अफेक्ट होते हैं। उस लड़की का भाई गली में गुजरते हुए गर्दन झुका देता है, क्योंकि उस गली में कई तुम जैसे विक्टिम ब्लेमर्स होते हैं। लड़की की बहनों के रिश्ते नहीं आते, क्योंकि खानदान में तुम जैसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि शायद रेपिस्ट इतना बुरा नहीं था, कुछ कसूर लड़की का भी होगा। याकूत को जैसे वक्फे वक्फे से चबाक लग रहे थे। चीचक सदा जिस्म से खून रस रहा था। याकूत मिर्जा ने गर्दन उठाकर उनको देखा था। उसे सबकी नज़रों में अपने लिए हकारत महसूस हुई थी। अगर ये लोग जान लें कि, और बस इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। असल में ये रेपिस्ट इंसान नहीं होते, शैतान होते हैं। किसी एक दोस्त ने लुकमा दिया था और यहाँ आकर सारी बातें बेमानी हो गई थी। याकूत मिर्जा सुन हो गया था। उसका दिमाग शल था। उसके जिस्म से रूह खींच ली गई थी। उसके दोस्त अब कोई और बात कर रहे थे। शायद सिस्टम की कमज़ोरी, शायद मुजरिम का पकड़ा जाना। याकूत बस गायब दिमागी से उन्हें सुन रहा था। उसके दिमाग में जो चल रहा था वो कई बरस पुराने मंजर थे। कई बरस कब? ये उन दिनों की बात है जब वहीं मिर्ज़ा ने अपना कारोबार बरताने में फैला लिया था। उन्हें वहाँ रहना पड़ता था और याकूत अपनी माँ के साथ पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्कान, वहीं मिर्ज़ा की बीवी, को पाकिस्तान पसंद था। 2 माह कबल जब उनकी वफ़ात हुई तब याकूत यहाँ से ना जाने पे बाज़िद था। बिलाखिर मजबूर होकर वहीं मिर्ज़ा को उसे नूह की माँ के पास छोड़ा। वो मुखलिस और अच्छी औरत थी। अपने साथ होने वाले मुसाविलिन का बदला उस बच्चे से नहीं लिया। वो पिछले 3 माह से उनके घर रह रहा था। सुबह में नूह और नरमीन के साथ स्कूल जाता था और शाम में कारी साहब के घर। हमारी कहानी और याकूत का असल कारी साहब के घर से जुड़ा है। पक्की ईंटों वाली बैठक में इस वक्त कई बच्चे सर हिला हिलाकर कुरान पढ़ रहे थे। उनके सरों पे जालीदार टोपियां थीं। कारी साहब की दाईं तरफ एक बच्चा बैठा था। स्याह आंखें, साफ सुथरा लिबास और अमीरों वाले ठाठ। वो बच्चा बहुत खूबसूरत था और इस वक्त बैठक में बैठे तमाम बच्चों से अच्छा पढ़ने वाला। उसे कुरान पढ़ने का बहुत शौक था। उसे सिर्फ एक हफ्ते में ही 6 छोटी छोटी सूरतें हिफ्ज कर ली थी। वो जब पढ़ता था तो सारी दुनिया से बेखबर होता था। एक वो और एक उसका कुरान। तमाम बच्चों का ध्यान सिपारे की जानिब था। जब याकूत को अपनी पुश्त पे कुछ सिरकता हुआ महसूस हुआ, वो बतक कर दूर हटा। उसकी आंखों में खौफ और नापसंदीदगी थी। ये लम्स उसे पसंद नहीं था। ना जाने क्यों ये बेचैन कर देता था। वो एक बार फिर लहक लहक कर सबक पढ़ने लगा था जब उसे वही लम्स अपनी टांगों पर रिंगता महसूस हुआ। याकूत ने गर्दन उठाकर देखा। कारी की नज़रें उसे आज अजीब लगी थीं। वो बेख्तियार दूर हो बैठा। वो बच्चा था, लेकिन कारी साहब की बाएं जानिब बैठा वो मिर्ज़ा बच्चा नहीं था। कम से कम इस मामले को तो वो समझ सकता था, लेकिन वो देखकर यूँ नज़रअंदाज कर देता था जैसे देखा ही ना हो। कई दिन बीते, लेकिन वो गंदा, बुरा और बेचैन कर देने वाला लम्स वो लम्स नहीं बदल सका था। याकूत अब बहुत बेचैन होने लगा था। वो कारी साहब से दूर जाकर बैठता था, लेकिन फिर वही होता जिसका उसे डर रहता। कारी उसके मासूम हाथ सुरख कर देता था। कारी ने मशहूर कर रखा था कि वो एक ना पढ़ने वाला और बहाने बनाने वाला बच्चा है, इसीलिए वो कारी के साथ नहीं बैठता। ऐसे ही एक दिन में जब वो सारे बच्चे बैठक से छुट्टी लेकर चले गए थे, तब वहाँ एक बच्चा था जिसे जाने नहीं दिया जा रहा था। याकूत मिर्ज़ा। वो हर बार सबक याद करके सुनाता था और हर बार ही मार खाता था, क्योंकि उसे आयत नहीं आती थी। वो हर मर्तबा आयत को उल्टा पढ़ता था। शैतान की औलाद, सबक को सही से पढ़। कारी उसे मारे जाता और यही सतर दोहराया जाता था। वो खुद से नहीं पढ़ पाता था, इसीलिए कारी ने नूह के सर उसकी जिम्मेदारी लगा रखी थी। नूह जितनी ही मर्तबा उसे सबक याद करवा देता,
लेकिन वही ढाक के 3 बात वो हर दफ़ा आयत को गलत पढ़ता था। ये उसके लिए नया था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो ज़हीन था और उसे कुरान से मोहब्बत थी। वो तो नूह और नरमीन से पहले तैयार हो जाया करता था। लेकिन जब से वो कारी साहब के लम्ब से चिढ़ने लगा था, तब से यही सब होने लगा था। उस शाम भी वो रोई-रोई मासूम आँखों से सबक देख रहा था। उसकी आँखें सूज गई थीं, हाथ चल रहे थे, लेकिन वो पढ़े क्या? उसी लम्हे एक बार फिर उसे कारी साहब का हाथ अपनी रान पे महसूस हुआ और बस ये एक हद थी। वो गुस्से से उनका हाथ झटकते हुए उठा था और कारी के मुंह पे थूक दिया। उसके बाद एक कहर था जो उस पे टूट पड़ा था। कारी ने किसी जानवर की तरह उसकी रानों पे डंडे बरसाए थे। वो चीख रहा था, किसी को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई उसके लिए नहीं आया था। बाहर बैठा सुनहरी आंखों वाला लड़का भी नहीं। वो बस आंखें मूंदे अंदर से आती आवाज़ों पे तकसीन ले रहा था। उसके चेहरे पे इंतकाम था। रात के वक्त राबेल, नूह की माँ, ने याकूत की टांगों पे मरहम लगा दिया था। वो बेहद तकलीफ में लगता था, बार बार कराहता रहता। राबेल कई बार कह चुकी थी कि वो अपने बाप को सब बता दे, लेकिन वो जानता था अगर उसके बाप को पता चल गया तो वो उसे कुरान नहीं पढ़ने देंगे और उसे 6 सूरतों से आगे भी याद करना था। राबेल उसकी जख्म पट्टी कर चुकी थी। वो उनका भांजा था, बिल्कुल बेटू जैसा। अब वो उसके पास बैठी थी। याकूत मासूमियत से उनको देख रहा था। उसकी आंखें रोई रोई सी थीं। राबेल ने प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरा। तुम फिक्र मत करो याकूत, अल्लाह है ना, वो तुम पे रहम करेगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो उसे दलास से दे रही थी। नू एक तरफ बैठा कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। रहम क्या होता है आंटी? वो उनको देखकर पूछ रहा था। राबेल ने अल्फाज जोड़ने चाहे। अब वो इस बच्चे को क्या समझाती? याकूत हमेशा मिसाल मांगता था। राबेल ने एक नज़र उसकी शॉर्ट्स वाली टांगों को देखा, फिर नरमी से कहने लगी, रहम वो होता है जब आप पे कोई बहुत जुल्म कर रहा हो और फिर अल्लाह आपको बचा ले। तुम्हारे केस में रहम ये होगा कि आज तुम्हारे सहम दर्द नहीं करेंगे, ना चलेंगे और ना ही तुम्हारी नींद हराम करेंगे। तुम देखना, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। वो बोलकर उठ गई। याकूत खुश हो गया था। वो बहुत जल्द खुश हो जाया करता था। उसे अल्लाह का जिक्र, उसकी हिकमत फैसिनेट करती थी। वो जल्द ईमान वालों में से था। कुछ देर बाद याकूत और नूह एक ही बेड पर बैठे थे। उन दोनों के हाथ में नूडल्स के बाउल थे। याकूत का नॉर्मल और नूह के तेज मसालों वाले नूडल्स। वो बस गौर से याकूत को देख रहा था। ना जाने क्यों उसे लगता था जो कुछ याकूत का बाप उसकी माँ के साथ करता है, उसकी सजा याकूत को मिलनी चाहिए। कुरान याकूत की खुशी थी और नूह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तुम कारी साहब के पास जाना क्यों नहीं छोड़ देते? वो तुम्हें इतना मारते हैं। नूह उसे देखते हुए पूछ रहा था। याकूत खुलकर मुस्कुराया। वो चाहे मारे या निकाल दे, आंटी ने कहा है अल्लाह मुझ पे रहम करेगा। वो इस इतनी सी बात पे इतना खुश था, नूह को हसरत होने लगा था। रहम क्या है तुम जानते हो? याकूत ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। आज मेरे जख्म हर्ट नहीं करेंगे, ये रहम है। और फिर ना जाने क्यों, किस ख्याल के तहत नूह मिर्जा ने अपनी मिर्चों वाले नूडल्स का प्याला याकूत की टांगों के करीब किया और फिर जानबूझकर गिराया। मिर्चों वाला पतला पानी ताज़ा जख्मों पे लगा तो याकूत की रूह तक काम गई। वो दर्द से चीख रहा था। उसके जख्म अभी कच्चे थे और उन पे ये नूडल्स का सूप नुमा पानी, आह ये मौत था। वो बेड पे खड़े होकर चीख रहा था, रो रहा था। तकलीफ हद से सवा होने लगी थी। नूह को अंदर ही अंदर तकसीन मिलने लगी थी। वो उसे खुश नहीं देखना चाहता था। अल्लाह प्लीज़ रहम कर दो, प्लीज़ अल्लाह। याकूत रोते हुए फरियाद कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। टांगें शदीद जलन का शिकार थीं, लेकिन वो बस एक ही सतर पुकार रहा था। अल्लाह प्लीज़ रहम कर दें, प्लीज़। चंद दिन बाद उसके जख्म बेहतर हो गए थे। राबेल खुद कारी साहब के पास चलकर आई थी। कुछ सुनी और कुछ उनको सुनाई, लेकिन कारी का तो बस यही कहना था कि वो शैतान है और पढ़ नहीं सकता। वो आयतों को अपनी मर्जी के जेर ज़बर देता है, जिससे आयत के मतलब तब्दील हो जाते हैं। खैर काफ़ी लंबी बहस के बाद वो एक बार फिर याकूत को उसकी ख्वाहिश पे कारी के पास छोड़कर चली गई थी। नूह उसे सबक याद करवा रहा था। वो मुकम्मल दिलजमी के साथ याद कर रहा था और फिर वो अपना कायदा लेके उस साथ के आगे गया। लेकिन जो आयात उसने पढ़ी, उनमें एक बार फिर शेर सबर की गलती थी। कारी साहब ने उसे एक बार फिर बहुत मारा। याकूत को उनका मारना बुरा नहीं लगता था। उसे वो लफ्ज़ शैतान बुरा लगता था। वो जब भी उसे शैतान कहते थे, सारे बच्चे उसे हिकारत से देखते थे।
कारी की आवाज़ में उसे शैतान कहते हुए इतनी जिल्लत होती थी कि याकूत को मार से ज़्यादा ये लफ्ज़ चुभने लगा गया था। वो हर रोज़ पहले से ज़्यादा तैयारी करता और कोशिश करता कि आज वो कोई गलती नहीं करेगा। आज उससे शैतान का टैग हट जाएगा। लेकिन हर दिन ये ज़िल्लत उसके लिए मज़ीद तेज़ी से लिपटती जाती थी। एक दिन बिलाखे डरते-डरते उससे कारी से कुछ कहने की कोशिश की थी। कारी साहब, मुझे सबक आप याद करवा दें। क्या पता नू को खुद भी ऐसा ही पढ़ना आता हो जैसे मैं पढ़ता हूँ। वो बहुत दिक्कत से खौफ से कह रहा था क्योंकि उसे यकीन होने लगा था कि वो नू का पढ़ाया गया सबक ही याद करता है। 14 सिपारों का हाफिज है नू, और तुझे गलत पढ़ाता है। 6 सूरतें, गिनती की 6 सूरतें आती हैं तुझे। बेगैरत, तू है ही शैतान, तेरे अंदर शैतान है। वो बोलता जाता और उसके हाथों को डंडे से सुर्ख करता जाता। उसके अक में बैठे सुनहरी आंखों वाले लड़के के दिल में एक तमानियत सी उतरती थी। एक यही तरीका था जिससे वो अपनी माँ का हिसाब ले सकता था। चंद दिन बाद का जिक्र है। याकूत मिर्ज़ा उसी बैठक में कारी के आगे बैठा था। उसे अभी अभी नू ने सारा सबक याद करवाया था। आज वो पुरजोश था। आज वो बस अपने ऊपर से शैतान का टैग हटा लेगा। आज के बाद कारी साहब उसे हकारत से नहीं देखेंगे। वो पढ़ रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे कारी साहब के भारी हाथ उसके चेहरे पे अपनी छाप छोड़ दी थी। अब के याकूत को गुस्सा आया था, बल्कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। वो बस थक चुका था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। कारी ने एक बार फिर उसे शैतान का लक़्ब दिया था। वो कहता था, याकूत शैतान है। जब भी उसके दिल में कुरान नहीं उतरता। उस रात वो रापेल के सामने बैठा था। वो उसके हाथों को देख रही थी। याकूत ना उदास था ना खुश। वो बस थका हुआ था। यूं लगता था जैसे वो बच्चा एक लंबी नींद सोना चाहता था। आंटी, शैतान क्या होता है? वो रापेल को देखते हुए पूछ रहा था। चंद लम्हों तक रापेल उसे देखती रही। वो एक बच्चे को क्या जवाब दे, बस यही सोचती रही। फिर नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, बच्चे, शैतान वो होता है जिसे अल्लाह ने नापसंद कर दिया हो, जिसे अल्लाह ने खुद से दूर कर दिया हो, और वो जिस पे अल्लाह रहम ना करता हो। जिसे मतलब वो शैतान है जिस पे अल्लाह रहम ना करता हो। याकूत ने उनकी बात काटी थी। उसकी थकी थकी आंखों में अब बस का इशारा था। वो थक गया था और अब मज़ीद नहीं झेल सकता था। राबिल ने और भी बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन याकूत को कुछ याद नहीं रहा। उसकी समात में बस चंद ही जुमले ठहर सके थे। अगले दिन बहुत कुछ बदल गया था। याकूत ने अपने बाप के साथ जाने की हामी भर ली थी। वो उन सब से दूर जाना चाहता था। सच ये था कि वो आयात गलत नहीं पढ़ता था। सच ये था कि उसे गलत पढ़ाया जाता था। उसका उस्ताद उसके साथ मुखलिस नहीं था। उसके उस्ताद ने उसके साथ बैर बांध लिया था, और जब आपका उस्ताद आपके साथ बैर बांध ले तो दो चीज़ें ज़रूर ख़राब हो जाती हैं, या तो हाल या फिर मुस्तकबिल। उस दिन के बाद से नू ने किसी बच्चे को सबक याद नहीं करवाया था, क्योंकि उस दिन के बाद से नू को कुरान भूल गया था। वो पढ़ने बैठता था तो उसके सर में शदीद दर्द होता और आंखें धुंधली हो जाती। अगर जबर करके भी वो पढ़ता जा रहता तो उसके जहन में कुछ बैठता नहीं। उस दिन के बाद से याकूत ने कभी कुरान खोलकर नहीं देखा था। उसे तस्लीम कर लिया था कि वो शैतान है और अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। वो खुदा से नाराज़ था, उससे गिले थे। लेकिन वो कैसा गुनाहगार था जिससे आज भी बचपन की वो 6 सूरतें याद थीं। अपने दोस्तों की आवाज़ पे वो होश में आया था। मौजूए बहस अब बदल चुका था, लेकिन एक चीज़ थी जिसे वो बदल नहीं पा रहा था, अपना चिचक सदा दिल। उसे चीचक की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी, और सच ये था कि अब उसे खुद से ताउफ़न उठता हुआ भी महसूस होता था। डॉक्टर रूही का क्लिनिक आज ज़रा खामोश सा था। हाली सुल्तान उनके ऑफिस में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। उससे गहरे नीले रंग का कुर्ता शलवार पहन रखा था। होंठों पे गहरा सुर्ख रंग मले हुए वो आज उस ऑफिस में रखी सब चीज़ों से नुमायाँ लग रही थी। उसके अंदाज से बेचैनी थी। शायद वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। उसके अंदाज में हसरत भी थी। काश वो यहाँ ठहर पाती। काश वो हारून की तरह आम होती। खोखले बहादुर लोगों को अपना कवर टूट जाने से बहुत खौफ आता है। वो इस कवर को बचाते बचाते खुद टूट जाते हैं। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। चामनी, ढीले ढाले कुर्ते, गले में मालाएं और हाथों में बैंड्स पहने गजाला रूही अंदर आई। वो कितनी अच्छी थी ना, फ्री सोल सी। वो आप पे एक ठंडा मीठा नरम सा तासुर छोड़ देती थी। वो आई तो हाले के आसाब तन गए। अलबत्ता रूही मुस्कुराते हुए आगे आ बैठी।
कमाल है, आज तो मिसेस हयात खुद तशरीफ लाई हैं। क्या कहने भाई? वो हल्के फुल्के दोस्ताना लहजे में कह रही थीं। हाले की गिरफ्त अपनी गोद में रख के पर्स पे सख्त होती गई। उसने हल्क तर्क किया और गर्दन अकड़ा ली। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि उस दिन आपके गैर संजीदा गैर प्रोफेशनल रवैये की वजह से आज के बाद मैं आपसे कोई सेशन नहीं लूँगी। आज के बाद से आप मेरी थेरेपिस्ट नहीं हैं। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोली थी। रूही अब भी मुस्कुराती रही। वाकई ऐसा है क्या? वो नज़रों से उसके दिमाग का स्कैन कर रही हूँ। गोया उन्होंने एक भरपूर नज़र हाले के सरापे पे डाली और मुस्कुराई, गहरी मुस्कुराहट। या फिर ऐसा है कि तुम आज फिर अपने दिमाग को डॉज देने आई हो? हाले का रंग फीका पड़ा था। रूही कहती रही, गहरा नीला रंग, सुर्ख लिपस्टिक और अच्छी खासी तैयारी। तुम खुद को नुमाया करने आई हो। तुम मुझे दिखाने आई हो कि तुम ठीक हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख रही। मैं तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा दिमाग देख रही हूँ। वो बोल रही थी और हाले की रंगत उछड़ती जा रही थी। तुम खुद से भाग रही हो हाले सुल्तान। इस बार तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी बीमारी ने एक नया बहाना ढूंढ लिया है, मेरी गैर प्रोफेशनल होने का बहाना। कब तक हाले? कब तक ये गहरा सुर्ख रंग और नीला रंग ओढ़कर खुद को छुपाओगी? याद रखना, ये तुम्हारी खामख्याली है। दिमाग इन रंगों में नहीं छुपता। तुम उसके साथ गलत कर रही हो। वो फिक्रमंदी से कहती आगे को हुई। हाले का ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया। देखो हाले, मैंने जो कुछ भी उस दिन किया वो तुम्हारे लिए था, तुम्हारे दिमाग के लिए था। तुम मुसलसल मुझसे झूठ बोल रही थी और तुम्हारा दिमाग ट्रिगर हो रहा था। मैंने तुम्हें ट्रुथ सीरम दिया ताकि तुम सच बोलो और तुम्हारा दिमाग आज़ाद महसूस करे। वो बोल रही थी और हाले टुकर टुकर उनका चेहरा देखती रही। लेकिन तुमने क्या किया हाले? तुम दिमाग को डबल क्रॉस करने लगी। तुमने खुद को उससे ज़्यादा अक्लमंद समझ लिया। क्या तुम नहीं जानती दिमाग कितना बड़ा इगोइस्टिक है? जब तुम उसे धोखा देने लगी तब उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। वो हमेशा तुम्हारा भला चाहता है। तुम उसे डॉज मत दो। तुम्हारा दिमाग चाहता था असल विलन का नाम जाहिर हो सके ताकि वो आज़ाद हो सके। वो ब्लेम गेम खेले और सेहतमंद रहे। तुम समझ रही हो ना? उसे दोहराया तो हाले ने मेकान के अंदाज में सर अस्पात में हिला दिया। जब तुम दिमाग पे जोर देने लगी तो वो बुकला गया। उसे नहीं पता था कि ट्रुथ सीरम की वजह से सच कहना है या फिर तुम्हारे वाला कवर जारी रखना है। ऐसे में जब मैंने दिमाग पे प्रेशर डाला तो उसे नामुकल दिया, क्योंकि दिमाग एक पुरस्कून पुर्जा है। अगर उसके मिजाज के खिलाफ कुछ भी होने लगे तो उसे अच्छा नहीं लगता। हाले को नहीं पता था वो उसे क्यों सुन रही थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो उसे नहीं सुनेगी तो शायद मर ही जाएगी। गसाला रूही नरमी से कह रही थी, हाले, दिमाग बहुत बड़ा इगोइस्ट है, बहुत जिद्दी और अपनी गलती ना मानने वाला। तुम्हारे केस में सबसे अच्छी बात यह है कि वो तुमसे इलाज मांग रहा है और तुम उसे टॉर्च दे रही हो। तुम उसे धोखा नहीं दे सकती हाले। तुम्हारे आसाब मजबूत हैं, लेकिन तुम्हारे जिस्म को चलाने का इख्तियार अल्लाह ने उसे दे रखा है। तुम ये इख्तियार अपने हाथ में लोगी तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। हाले ने अपने हाथ छुड़वा लिए। वो सहर कर रही थी। वो तो पहले ही सहरजद थी। एक और बार होना नहीं चाहती थी। मुझे आपसे इलाज करवाना ही नहीं है। आप अच्छी डॉक्टर नहीं हैं। आप मुझे अनकंफर्टेबल कर रही हैं। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। चेहरा अजीब था। मैं अपना इलाज करवाऊंगी, लेकिन कम से कम आपसे नहीं। मैं क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी के विलन को जान गई हूँ, है ना? रूही की आवाज़ से वो थम गई थी, लेकिन मुड़ी नहीं। तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं। वो सच बताना चाहता है। तुम उसे टॉर्च दे रही हो। डरो उस दिन से जब वो तुम्हें टॉर्च देने लगेगा। उनकी आवाज़ में कोई तंज नहीं था। हाले ने अपना पर्स सीने से लगा लिया। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना कैसे जान सकता था? उसे गजाला रूही से खौफ आने लगा था। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ हाले सुल्तान। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। तुम्हें आना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी मसीहा बस मैं हूँ। खुद के साथ खेल खेलना बंद कर दो। जब तब आना, हम इलाज करेंगे। क्योंकि इस बार भी तुम इलाज के लिए नहीं आई थी। इस बार तुम्हें लोगों का खौफ यहाँ लाया था। जब तुम्हें तुम्हारा सेल्फ लव यहाँ लाए तब होगा इलाज। वो उसकी पुष्ट को देखते हुए कह रही थी। हाले का सांस रुक रुक कर चल रहा था। वो चंद पल वहीं जमी रही। शायद वो उसे रोक ले, शायद कुछ कह दे, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो खामोश रही तो हाले बाहर निकल आई। पीछे गजाला रूही तासुब से बैठी रह गई।
डॉक्टर का ज़िद्दी मरीज़ उसका पसंदीदा मरीज़ होता है। आह! वो उसका इलाज करके खुद को फ़ैसिनेट करना चाहती थीं। हाँ, डॉक्टर्स के अधूरे ख्वाब। सुल्तान मंजिल के लॉन में बिछी कुर्सियों पर इस वक्त बस माहिर माँ बैठी थी। स्याह जोड़े में मलबूस, उसके पूरे लंबे बाल पुष्प पे फैले थे। सूजी पपोटियों वाली आंखों में इस वक्त एक सोम सा था। वो गर्दन सीधी किए बैठी थी। अभी भी वो यूसुफ सुल्तान के साथ चाय पीकर आई थी। वो उसके साथ खुश थे। हाल ही की बातें कम होने लगी थीं। उनको लाचार करके अब उससे मोहब्बत मिल रही थी। इसमें गलत क्या था? उसी लम्हे उसे अपने सामने से सब्ज़ार पे चलती अपनी तरफ आती हुई फरवा दिखाई दी। वो पुरसुकून ठंडी नज़रों से उनको देखती रही। फरवा उससे करीब रख के कुर्सी पर आकर बैठी। चंद सानिये मेहरमा को देखती रहीं। ऐसे क्या देख रही हैं? यही कि तुम इतनी बड़ी कब हो गई कि तुम मुझे डॉज देने लगो? उनकी आवाज़ में हल्का सा ताज्जुब था। मैंने तुम्हें पाला महर, मैंने तुम्हें बनाया और आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुम मुझे इस्तेमाल करने लगी। उनकी भूरी आंखों में कर्व उतर रहा था। चोट रूह पे लगी थी। मेहरमा अलबत्ता बेतासुर थी। तुमने महर, तुमने मेरे दिमाग के साथ खेल खेला। हाले की शादी की तस्वीर, रेस्टोरेंट की तस्वीर और वो एक पल को रुकी। सफ़ीर और हाले की उम्र को भेजी जाने वाली तस्वीर, उन सब के पीछे तुम थी। तुमने खुद को इन सब में क्यों फंसा लिया है मेरी जान? वो तकलीफ से कह रही थी। जैसे महर पे अगर एक आंच भी आई तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मेहरमा अपनी कुर्सी पे आगे को हुई। मोहब्बत से फरवा को देखा। आपने कहा था आप मेरे साथ रहेंगी, साई की तरह, फरिश्ते की तरह, गुनाहों की तरह और शैतान की तरह। अब शैतान बनने का वक्त है और आप पीछे हट रही हैं। वो गिला कर रही थी। फरवा की आंखों में बेबसी भरने लगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ महर, लेकिन उमर वो अब विक्टिम नहीं रहा, वो विलन बन चुका है। तुम्हें चाहिए कि उससे खौफ खाओ। वो हमारा कहर है, खा जाएगा सब। वो हम पे टूटेगा और हमें तोड़ देगा। हर शख्स चीज़ और चीज़ की वाइब होती है। उमर की वाइब में इंतकाम है। मेहरमा ने मुस्कुराकर सा झटका था। मम्मी। सफ़ीर की देखा देखी वो भी अब यही लफ्ज़ कहती थी। आपने वो दियो देखा है ना, जिनकी जान नन्ही चिड़िया में होती है। उमर की नन्ही चिड़िया मेरी कैद में है। वो लड़की जो खुद को एक आदाब समझती है, वो मेरे आगे एक मोहब्बत और तवज्जा की भूखी बच्ची है। अगर मेहरमा कह दे तो हाले सुल्तान अगला सांस भी नहीं लेगी। उससे फरवा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं कोई इंतकाम, कोई नफरत नहीं रख रही। मैं बस मोहब्बत से रहना चाहती हूँ। अब्बास, सफ़ीर, आप, मैं, हम खानदान हैं। और हाले, मैं उससे आज भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा समझ ले, वरना वो आज भी मुझे बेहद अजीज़ है। वो मेरी बेटी है मम्मी। आपको लगता है उसको जो नुकसान हुआ वो इसलिए था क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ? वो फरवा की आंखों में देखकर बोली थी, फिर खुद ही नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। वो सब बस कुर्बानी थी। हाले ने सारी ज़िंदगी सब कुछ हासिल किया। वो शहज़ादी बनकर रही, लेकिन ये वक्त जादूगरनी का है और अब हाले को थोड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ ही गई, तो इसमें ऐसा क्या है? क्या सारी ज़िंदगी में रिश्तों के होते हुए उनके बगैर नहीं रही? अब हाले रहेगी तो क्या हो जाएगा? उमर उससे मोहब्बत नहीं करता। आप देखिएगा, मैं उसकी तलाक करवाऊँगी और हाले की शादी हारून से करवाऊँगी। वो हमेशा खुश रहेगी। आप देखिएगा। वो फरवा को यकीन दहानी करवा रही थी, लेकिन वो उसी की उस्ताद थी। उन्होंने आहिस्तगी से मेहरमा के हाथ से अपना हाथ निकाला था, फिर अजीब सी नज़रों से उसे देखा। मुझे लगता था हाले से सबसे ज़्यादा नफ़रत मैं करती हूँ, लेकिन वो रुकी। महर की भूरी आंखों को देखा। तुम मेहरमा, तुम तो हाले को जिंदा भी जला सकती हो। तुम नफरत और हसद के ऐसे मुकाम पे हो जहां से वापसी मुमकिन नहीं। या तो जल जाओ या जला दो। मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। वो वाकई खौफ खाते हुए उठ खड़ी हुई थी, फिर देखते ही देखते लंबे लंबे डाक भरती वहां से चली गई थी। मैं वाकई उससे मोहब्बत करती हूँ, बस मेरा तरीका अलग है। मेहरमा होले से बड़बड़ाई थी। बीन्स ब्लॉसम पे शाम उतर आई थी। लोगों का रश अब के कम था। ऐसे में निस्बतन कोने वाली लंबी मेज पे आओ तो तुम्हें 4 लोग बैठे नजर आएंगे। हारून, उसके साथ जुड़कर बैठी लैल सिकंदर, उमर और उसके साथ लाताल्लुक सी हाले सुल्तान। वो दोनों आपस में बहुत कम बात कर रहे थे। बस काम की बात कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। उस रात के बाद से बहुत कुछ था जो बीच में आ चुका था। इस पह उन तीनों की नसें हारून शाहिद पे जमी थी। हमने पिछले 1 माह से तुमसे एक ही काम कह रखा है, क्या बना उसका? पूछने वाला उमर था। हारून शाहिद ने गला खंकारा
और याद करना चाहा कि उस काम का क्या बना था। कुछ अरसा कबल शायद विलास में डिनर टेबल सजी थी। सरबराही कुर्सी पे शाहिद बरजुमान थे। उनकी दाईं तरफ हारून और बाईं जानिब नवाल बैठी थी। दफातन हारून ने उनको मोहतात नजरों से देखकर अल्फाज मुझ जमा किए। पापा, वो जो आपके दोस्त हैं, उसे सरसरी लहजा अपनाया था। वो मीर वज़फ़ फरीद, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? शाहिद ने खाने से हाथ रोक कर उसे देखा था। तुम्हें कब से मेरे लोगों के साथ ताल्लुकात की फ़िक्र होने लगी? और वो भी उस बदनाम ज़माना मीर की? नवाल के कान भी खड़े हो चुके थे। उनको हारून की एक्टिविटीज़ पे पहले ही शक था। हारून का सांस गले में अटका था, लेकिन वो बज़ाहिर पुरसुकून रहा। वो असल में मुझे उनके साथ मुलाकात चाहिए थी। शायद हुसैन को पानी पीते पीते अच्छू लगा था। वो बेख्तियार खांसने लगे। हारून सुकून से बैठा रहा। इतना तो वो सोच कर आया था। तुम तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया मीर वज़फ़ के साथ? हाँ, वो सुर्ख आंखों से इस्तफसार कर रहे थे। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, दूर रहो उस हाले और उमर से। वो मरा तो उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पीछे 2 लोग हैं, हम पे रहम खाओ। वो बुलंद आवाज में कह रहे थे। फिर हारून के सख्त तासुरात को देखकर जरा सा नरम हुए। देखो हारून बेटे, मैं तुम्हें दोस्त छोड़ने को तो नहीं कह रहा। वो लड़की लैल कितनी अच्छी लड़की है। कल मिला हूँ उससे, घर पर जब आई थी वो। तुम उसके बारे में कुछ सोचो ना। हारून ने करा कर आंखें बंद की थी। शायद अब भी कह रहे थे। तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगोगे। सोचो तो सही। तुम उस लड़की को अप्रोच करो। अगर बात नहीं बनी तो खैर है। पापा, आप मुझे मीर से मिलवाएंगे या नहीं? हारून जोर देकर बोला था। मतलब तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे? वो उससे ज्यादा जोर देकर बोले थे। ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करता हूँ। उन्होंने कहते साथ हारून के गार्ड्स को आवाज दी थी। हारून हक तक सा उनको देख रहा था। 4 हट्टे कट्टे गार्ड्स अब हाथ बांधे अतराफ में खड़े थे। ले जाओ इसको और कमरे में बंद कर दो। पहले सिर्फ नाम का पागल था, अब असार भी ज़ाहिर होने लगे हैं। वो कोफ से कह रहे थे। नवाल तो बस हैं हैं करती रह गई। उन चारों ने हारून को किसी हल्की सी शय की तरह उठा लिया था और अब उनका रुख उसके कमरे की जानिब था। मतलब तुम कुछ नहीं कर सके? हाल में उसके सामने बैठा उमर हयात कोफ से बोला था। हारून मुस्कुराया। मैंने ऐसा कब कहा? और अब एक बार फिर कुछ अरसा पीछे वो कमरे में बेसारी से चक्कर काट रहा था। गार्ड से उसको बंद कर दिया था। अब वो चिल्ला चिल्ला कर थक गया था, लेकिन बेसुध। सही मुसीबत गले पड़ गई थी। बेसारी और कोफ से चक्कर काटते वो यकदम रुका था। उसके ज़हन में बिजली का कोंधा सा लपका था। वो फौरन बेड तक आया और अपना मोबाइल उठा लिया। अब उसकी उंगलियां शाहिद की सेक्रेटरी का नंबर डायल कर रही थी। घंटी जा रही थी और फिर एक आवाज़ से राब्ता मिल जाने की उम्मीद सुनाई। हारून अब बोलने को तैयार था। दीवा, मैं हारून बात कर रहा हूँ। वो गर्दन अकड़ाए इत्माद से बोला था। सामने से दीवा नामी औरत ने कुछ कहा था। मुझे मीर वास का नंबर चाहिए। नहीं, उनकी सेक्रेटरी का नहीं, उनका अपना नंबर। जो भी करूँ, तुम्हारा क्या वास्ता है? वो पूरी तरह बेसार हो रहा था। पापा को बताऊं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौरन नंबर भेजो, वरना कल तक जॉब से फारिग हो तुम। उसने नहूद से कहकर फोन काटा था और दीवा बेचारी नंबर भेजकर ही हटी थी। हारून शाहिद ने एक नज़र नंबर को देखा, फिर आईने में अपने अक्स को। अगर उसने अपना चौथा काम कर दिया तो। सर झटक कर वो नंबर मिलाने लगा था। घंटी बज बज कर खामोश हो जाती थी। कोई 10वीं दफ़ा पे कॉल उठा ली गई थी। हारून ने गला किया। मैं हारून शाहिद बोल रहा हूँ मीर अंकल। शायद वो भतीजा समझकर ही तरस खा ले। दूसरी जानिब लंबी खामोशी छा गई थी, जैसे वो कॉल का मकसद जानना चाहते हों। तुम शाहिद के बेटे हो ना? लेकिन मुझसे क्या बात करनी है? 1 मिनट। अगर तुम शाहिद के बेटे हो तो उसके नंबर से कॉल क्यों नहीं की? क्या तुम अपने बाप से कुछ छुपा रहे हो? आह! उसे लम्हे के 1000वें हिस्से में सारा मामला डिकोड कर लिया था। अब के हारून को अपनी गर्दन पे फंदा तंग होता महसूस हुआ। जी, मैं अपने बाप से छुपकर कॉल कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे मुलाकात के वक्त के लिए कॉल की है कि आप वक्त दे सकते हैं। मेरा वक्त कीमती है हारून शाहिद। मैं उसे कारोबार पर लगाता हूँ या फिर औरतों पर। तुम इन दोनों में से क्या बात करने वाले हो? दूसरी जानिब सुकून से पूछा गया। मैं आपसे कारोबार की बात करूँगा। बल्कि मैं नहीं, कोई है जो आपसे बात करेगा। मैं बस एक ब्रोकर हूँ। ये समझ लीजिए, अगर आप तक रसाई आसान होती तो वो खुद ही राब्ता कर लेता। हारून अब की संजीदगी से कह रहा था। मीर हल्का सा मुस्कुराया था। वादा तुम करोगे या वो? मैं तो हरगिज़ नहीं। हारून बरजिस्तगी से बोला था। बल्कि आप ये भी भूल जाइएगा कि मैंने कभी आपको कॉल भी की थी। अब के मीर कहका मार का हंसा था। उसे ये लड़का पसंद आ रहा था। लड़के
तुम्हें तो सियासत में आ जाना चाहिए। घर पे क्या कर रहे हो? हारून सादगी से मुस्कुराया। आई एम नॉट दैट टाइप। मैं घर में ही अच्छा हूँ, बल्कि मैं घर में नहीं हूँ। मेरा एक कैफ़े है, मैं पेंट भी करता हूँ। फिर भी अगर कभी सियासत में आने का ख्याल आए तो मेरे पास आना। वो जाने क्यों मिसर हुआ था। मेरे पापा एमएनए हैं। अगर कभी ऐसा कोई जुनून जागा भी तो उनके पास जाऊंगा ना। अब के मीर शैतानी अंदाज से मुस्कुराया था। बाप के करने के काम नहीं है ये। है, मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद का वक्त दे रहा हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे हो। अगर उस आदमी ने मुझे डॉज, तो आप वही कीजिएगा जो आप करते हैं। हारून ने उनकी बात उचक ली थी। लेकिन बस ये भूल जाइए कि हारून शायद कभी इस डील का हिस्सा रहा है, और मेरे पापा के सामने तो बहुत अच्छे से भूल जाइएगा। उसकी हिदायत पे मीर दिल खोलकर हंसा था। फिक्र मत करो लड़के, तुम भतीजे हो मेरे, काम हो जाएगा। उससे कहते साथ फोन काट दिया था। हाल, इस बात को महीने से ऊपर हो गया है, अब तक तुम्हारा हफ्ता नहीं आया। लैल बिगड़ कर बोली थी। हारून ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। उस दिन के बाद मीर अपनी बीवी के पास अमेरिका चला गया था। वो बीमार है, कल वापस आया है और बाजाते खुद मुझे कॉल की है। तुम लोगों की तरह फारिग इंसान नहीं है। वो चलकर बोला था। हम में से कौन फारिग है? हाँ, एएसपी हूँ मैं यहाँ का। उमर ने फौरन अपना दिफा किया था। सस्पेंडेड। हारून ने जताकर कहा तो उमर बल खा कर रह गया। फिर कोई बात न बनते देख उसने वेटर को आवाज लगाई। मेरी कॉफ़ी क्या हमालिया से लेने गए हो? आ भी चुको। वो सख्त बेजार था। उसी लम्हे लैल ने अपने आगे रखी कॉफी उसकी तरफ बढ़ाई। हाले ने एक नज़र उसके मग को देखा, फिर उमर के बढ़ते हाथ को, और फिर अगले ही लम्हे उसने वो मग उठा लिया और ऐसे ही से अपना अध खाली मग उसके आगे रख दिया। जाने क्यों दिल चाहता था वो हाले के अलावा किसी और की बची हुई चाय कॉफ़ी ना पिए। लैल और हारून तो बस सेक कर ही रह गए। उमर ने अलबत्ता कुछ सही नहीं किया। वो उसकी बची हुई कॉफ़ी हलक में उंडेलने लगा था। सच था, जो जायका उसकी बची हुई कॉफ़ी का था वो और कहीं नहीं था। बीन्स ब्लॉसम की अपारों वाली दीवारें उन चारों को खामोशी से देखती रहीं। हाले सुल्तान अपने ऑफिस में बैठी थी जब कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। हाले के आगे लैपटॉप रखा था, उससे सर नहीं उठाया। वो जानती थी कौन होगा। वो आया और उसके सामने रखी कुर्सी खींचकर बैठ गया। गला खंकारा और बगैर तोहमीद की बात का आगाज़ किया। तुम उस दिन अस्पताल में याकूत से क्या बात कर रही थी? क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाले ने सर नहीं उठाया। वो अब भी खटखट टाइप कर रही थी। उसके आगे चाय का मग रखा था। उमर का हाथ मेज पे धरा था। वो बस उस मग तक दस्तरस चाहता था। वो खुद को गुनहगार नहीं मानता था। मैंने बस उसे बताया है कि उसने क्या किया है, वो संजीदगी से बोली थी। उमर चल कर रह गया। माशाल्लाह, वैसे बहुत अच्छा मौका मिला था तुम्हें। कुछ तो ख्याल कर लेती। मैं तुम्हारा शौहर था, अंदर बीमार पड़ा था, और तुम्हें यही वक्त मिला था तबलीग करने को। वो चाहकर भी खुद को तंज करने से रोक नहीं सका था। साथ ही हाथ आगे बढ़ाया था, बस एक बार ये मग हाथ में आ जाए। हाले ने अब के सर उठाया था। तुम्हें लगता है मैं इतनी नेक हूं कि वहां बैठकर तबलीग कर रही थी? उमर हयात में हसन सुल्तान नहीं हूँ, ना ही मैं मेराज सुल्तान हूँ। अगर वो दोनों ये काम करते तो नेकी की खातिर करते, किसी की इस्लाह की खातिर करते। लेकिन मैं, वो दोनों हाथों को बाहम फंसा के आगे को ही, मैंने ये सब इंतकाम के लिए किया था। मैंने आज तक उससे कोई इंतकाम नहीं लिया, क्योंकि वो अभी अपने गुनाह को गुनाह और गलती को गलती समझता ही नहीं था। अब उसे पता चल गया है उसने क्या किया है, और आगाही अजाब होती है। मैंने बस अपना इंतकाम लिया है। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। हाथ 1 इंच और आगे कर लिया था। अब उसका मग से फासला बस थोड़ा सा था। वैसे तुम्हें किसने बताया कि मेरी याकूत से कोई बात हुई है? हाले एक बार फिर लैपटॉप पे झुक गई थी और उमर के बदन में गोया इस बात पर शरारत उड़ गए थे। किसी ने नहीं बताया था, मुझे ही खुशफहमी हुई थी। मैं देखना चाहता था कि मेरी बीमारी पे मेरी बीवी कितना रोई है। लेकिन गेस व्हाट? वो ड्रामाई अंदाज में चलकर कह रहा था। मेरी बीवी तो याकूत साहब को दर्द दे रही थी। खुदा की कसम, ऐसा मंजर देख कर आया हूँ, अब तक आंखों से खून रिस रहा है। पैसे अलग बर्बाद हुए। हाले ने मुस्कुराहट दबाते हुए मग उठा लिया था। उमर को एक और सदमा लगा था। लो जी, चाय भी नहीं मिली। आज का दिन ही खराब था। अगले दिन हाले सुल्तान सुबह ही सुबह कैफे आ गई थी। कैफे में अच्छा खासा रश था। वेटर भाग भाग कर ऑर्डर पूरे करते नजर आ रहे थे। हाले निस्बतन एक कोने वाली मेज, जहाँ से सारा कैफे आसानी नजर आता था, वहाँ बैठी थी। लैपटॉप आगे खुला पड़ा था। वो मैनेजमेंट का ऑनलाइन कोर्स कर रही थी। दफातन उससे अपने अक्स से शोर उठता महसूस हुआ।
वो लड़की थी, ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी। हाले अपनी जगह से उठी थी, उसे गर्दन उठाकर देखा। उसके सामने ही ज़रा फासले पे एक 25-26 साला गोरी गुलाबी रंगत वाली लड़की एक वेटर पे चीख रही थी। ये अपनी नौयत का दूसरा वाक़या था। पहली बार ऐसा ही एक वाक़या उमर देख चुका था। बल्कि उससे क्या देखा था, वाक़ये ने उससे देखा था और 2-4 मीठी बातों के बाद शिकायत वापस ले ली थी। इस वक़्त वो नहीं था और कम से कम हाले सुल्तान को इन मामलात के लिए उमर हयात की ज़रूरत नहीं थी। वो मतवासन चाल चलती उस मेज़ के करीब पहुंची। वेटर अब उस लड़की से माफ़ी मांग रहा था, शायद रो भी रहा था। क्या हुआ है मैडम, आप मुझे बताएं, मैं मैनेजर हूँ। हाले ने शाइस्तगी से पूछा था। वो जो चीख चिल्लाकर थक गई थी, अब हाले की जाने मुड़ी थी। आपका जाहिल स्टाफ, उससे मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दी है और अब अपनी गलती भी नहीं मान रहा। मेरा घुटना जला दिया है इसने। वो अब के फट पड़ी थी। हाले अब भी पुरसुकून थी। उसे पुरसुकून रहना आता था। तुम बताओ हम, क्या हुआ है? हाले अब नरमी से उस डरे सहमे वेटर से पूछ रही थी। उसका चेहरा परेशान और घबराया हुआ लगता था। जब मैं आपको बता रही हूँ गलती इसकी थी तो आप सुन क्यों नहीं रही? लड़कियों को अब के तब चढ़ी थी। आह, ये एलीट क्लास की मकरूर लड़कियां। हाले ने ठंडी नजरों से उसे देखा। आसपास बैठे लोग अब उन्हीं को देख रहे थे। कॉफ़ी, ब्रोनी सब बेकार था। ये मन से ज़्यादा दिलचस्प था। मैंने आपकी बात मुकम्मल तहम्मुल से सुनी है। अब आप इसे बोलने दें। हाले अब भी नरमी और शाइस्तगी से कह रही थी। लड़की कुलस कर रह गई। बोलो हम, क्या हुआ था? हाले ने उसका हौसला बढ़ाया तो उसे तकवीत भी हुई। मैम, मैंने इनको कॉफ़ी दी लेकिन ये फ़ोन पर इतनी ज़ोर से चीख रही थी और फिर इन्होंने बात करते हुए हाथ ऊपर किया जिससे कॉफ़ी गिर गई और इनका घुटना कैसे चल सकता है? वो कोल्ड कॉफ़ी थी। मैं इससे पहले वो कुछ और कहता, उस लड़की का हाथ उसके ऊपर उठा था और हम का चेहरा पूरी तरह सुर्ख हुआ। लम्हे के 10वें हिस्से में एक ऐसा ही थप्पड़ लड़की के चेहरे पे भी पड़ा था और अब के ये हाले की जानिब से था। सारे कैफे ने दम साध लिया। वेटर लोग, यहाँ तक कि अखबारों वाली दीवारों ने भी मुंह पे हाथ रख लिया। हाले की आंखों में इस वक्त वही ठंडा तासुर था। लड़की अब तक झांकी नजरों से उसे देख रही थी, गोया यकीन करना चाहती हो जो कुछ हुआ वो असल था। हाले ने उंगली उठाकर उसको देखते हुए कहना शुरू किया। थप्पड़ का बदला थप्पड़ होता है। मेरा स्टाफ मेरा खानदान है। पिछले आधे घंटे से तुम्हारी और फोन वाले तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चिक चिक सुन रही थी मैं। मेरा कैफे कॉफी और चाय के लिए है, तुम्हारे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के कभी ना खत्म होने वाले मसलों के लिए नहीं। ना उसकी आवाज़ ऊंची थी, ना वो उस जंगलियों की तरह चीख रही थी। वो बस तहक्कुम से कह रही थी, मैं तुम्हें देख लूंगी, खुदा की कसम मैं तुम्हें देख लूंगी। लड़की फुनकारी थी। हाले के सुकून में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया था। लड़की अब भगती जगती उसे धमकियां देती जा रही थी। अपने बॉयफ्रेंड, अपने बाप की धमकी। और हाले जानती थी जिस लड़की की धमकी में भी वो खुद ना आती हो, वो हक बदला लेगी। उसने सर झटक कर बाकी लोगों को देखा, फिर मुस्कुराई। आपका वक्त खराब करने के लिए माजरत। आप सबको कॉफ़ी का एक कप फ्री दिया जाएगा, इंजॉय करें। उससे कहकर हम की जानिब चेहरा मोड़ा। वो पशेमान सा खड़ा था। आई एम सॉरी मैडम, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। मुझे जॉब से ना निकालें प्लीज़। वो गीली आंखों से कह रहा था। उसके अंदाज में मिन्नत थी। हाले ने सख्त नजरों से उसको देखा और अपनी आवाज़ हल्की कर ली। तुम्हें वो लड़की नौकरी से निकलवाए या नहीं, लेकिन तुम्हारा बेवकार होना ज़रूर निकलवाएगा। तुम उसके पैरों में ही बैठ गए थे, क्या ये तुम्हारा मुकाम था? वो उसे घुरक रही थी। हम नंग आंखों से सुनता रहा। तुमने गलती की है हम। तुम एक हफ्ते के लिए कैफे मत आना और इस सारे अरसे में तुम कॉफ़ी देने की प्रैक्टिस करोगे। हम के आंसू अब बहने लगे थे। हाल ही कही गई, तुम मेरा स्टाफ हो। लोगों के सामने तुम्हें जलील करना मतलब खुद को जलील करना। और आइंदा अगर तुम कभी भी किसी के पैरों में बैठे तो फारिग समझना खुद को। आखिरी तंबी में जरा सख्ती थी। मैंने भी उस दिन यही कहा था। एक आवाज़ पे हाले को लगा जैसे वो जम गई हो। पत्थर, बर्फ, साकित। कई लम्हे बाद उसने आहिस्ते से गर्दन मोड़ी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, बावकार सी, खूबसूरत और पुरसोच सी। उसके पीछे ही एक लड़का खड़ा था, 17 साला, स्याह आंखों वाला। हाले के लब बेख्तियार फड़फड़ाए थे। अम्मा,